सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने का समय मिला है। थोड़ा सा हालात ख़राब थे जनवरी के सीज़न में। 2020 काफ़ी सर्दियों में गुजरा है और अभी जो मुद्दे लेके आ रहा हूँ मैं, जो बातें रखना चाह रहा हूँ, वो सामान्य से मुद्दे हैं जो सबको मालूम है। और मुझे मालूम है कि जितने भी विजिटर्स, दर्शक और दोस्त मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मालूम होगा कि क्या क्या परेशानियां महसूस होती हैं, क्या क्या परेशानियों से गुजरना पड़ता है उन लोगों को जो अपने मूल क्षेत्र में ना रह करके शहर में रहते हैं कमाने के लिए। किसी मजबूरी के कारण, किसी परिस्थिति के लाचारी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं हमें अपने क्षेत्र में, जहाँ पे हमारी खुद की ज़मीन होती है। एक गांव का बंदा जो निवासी है वो शहर में आता है कुछ कमाने के लिए। जो पढ़े लिखे हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं शहर में जाके टिक पाते हैं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो पाते हैं या किसी कारणवश वो अपने घर क्षेत्र खेती बाड़ी को देखना पड़ता है तो वो शहर में नहीं आ पाते। लेकिन जो शहर में रहने आते हैं, प्रायतः आपने सुना होगा एक किस्सा महाराष्ट्र में, जहाँ पे एक बिहारी 100 बीमारी करके ऐसा कुछ शब्द प्रयुक्त किया गया था। तो बेसिकली ये बिहारियों पे ना करके उन लोगों पे टिप्पणी की गई थी जो बाहर से आकर के वहाँ पे बसते हैं। हो सकता है कि सारे बसने वाले लोगों में से कुछ लोग खराब हों, जिनकी वजह से जो है उनकी जाति या उनके क्षेत्र जो है दूषित या बदनामी की वजह से थोड़े से प्रभावित हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे कुल जाति समूह को जो उसकी चपेट में ले लें। ऐसा ही किस्सा मेरे छोटे भाई के साथ हुआ 8 जनवरी 2020 को। हमारे क्षेत्र में नोएडा सेक्टर 22 में और देश के कई हिस्सों में मकान मालिक और किराएदार वाला एक टैग होता है, कैटेगरी होती है, श्रेणियाँ होती है, जो आप लोग उससे रूबरू होंगे ही होंगे। आपको मालूम होगा किराएदार कौन है, मकान मालिक कौन है। मैं कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता हूँ और साथ ही साथ इतने सारे अच्छे मित्र हैं, इतने अच्छे अनुभवी मेरी पेरेंटशिप कह सकते हैं या फिर मेरे जो टीचर्स हैं उतने अच्छे थे। और कुछ किताबों की वजह से मुझे इतना तो मालूम चल गया है कि जो किराएदार और मकान मालिक है मात्र एक समय और अवस्था का एक टैग है, एक ठप्पा है। आज कोई किराएदार है तो अपनी मेहनत और बाहुबल के दम पे कल किसी मकान का मालिक भी बन सकता है। और वैसे ही एक मकान का अगर कोई मालिक है तो अपने कुकर्मों या फिर अपनी लाचारी या आलस से, गलत कर्मों की वजह से किराएदार या शायद भीख मांगने वाला भिखारी भी बन सकता है। तो इसमें कोई मकान मालिक या मकान मालिक के मकान के संबंधी सगे अगर किसी किराएदार को बिना कारण अकारण उसे गालियां देते हैं, उसे मारते हैं, उसे उकसाते हैं, उससे लड़ाई झगड़ा करने के लिए, और ये जतलाते हैं कि ये मकान मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है और तुम किराएदार हो, तुम किराएदार कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे किराएदारों की औकात क्या है, तुम्हारी वजह से जो है, हमारी वजह से तुम्हारा कुछ हो पा रहा है, हम ना हो तो क्या नहीं हो सकता। तो इस तरह की अगर बातें सुनने को मिलेगी तो किसी को भी बुरा लगेगा ही बुरा लगेगा और शायद कोई मारा पीटी भी कर दे। तो पूरा किस्सा क्या था वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपको एक निवेदन करूँगा कि कोई भी मकान मालिक या कोई भी किराएदार इस वीडियो को देख करके इतना इमोशनल, इतना गुस्से में ना आ जाए, क्योंकि कई बार होता है कि हम कुछ बताना चाहते हैं, देखने वाले उस चीज़ को कहीं अलग तरीके से ले लेते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का जो रीज़न है वो किसी मकान मालिक के व्यक्तित्व को या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी किराएदार की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह आप लोगों पे देना है, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, एक जिज्ञासा है कि आखिर क्यों कि एक प्रॉपर्टी या फिर किसी भौतिक संपदाओं के आप मालिक बन जाते हैं तो आप उनको प्रताड़ना देते हैं, उनको जो है छोटा महसूस कराते हैं, जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखना चाहते या जिनके पास ऐसी चीज़ें हैं नहीं। दो कारण हो सकते हैं ऐसी चीज़ों के कि भाई सामने वाले व्यक्ति को इंटरेस्ट ही नहीं हो, जैसे मुझे नहीं है, और या फिर वो किसी परिस्थितिवश उससे वो चीज़ें छिन गई हों, या फिर वो इन चीज़ों के अभाव, इन चीज़ों के कहते हैं ना, ये सारी चीज़ों जो है पैतृक संपत्ति होती है तो उसको पैतृक संपत्ति ना मिल रही हो। खुद के दम पे मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी कमाई से कुछ मकान या फिर भौतिक संपदाओं को अर्जित कर पाते हैं। चलिए मैं मुद्दे पे आता हूँ। जो मुद्दा ये था कि मेरा भाई जॉब करके आ रहा था। घर परिवार में झगड़े होते ही रहते हैं, हर घर परिवार में होते हैं। हम आपसी चार दीवारी या फिर एक मकान या एक कमरे के अंदर सारी छोटी बातें होती हैं, लेकिन बुरा तब लगता है जब किसी को अनैतिक
गलत तरीके से किसी को प्रताड़ना दी जाए या किसी को मारा जाए। एक बड़े भाई के नाते मेरा भी फ़र्ज़ था कि भाई पूछा जाए कि भाई हुआ क्या है, क्योंकि मुझे पता छोटा भाई थोड़ा सा बदमाश किस्म का है, बदमाशी करता है, लेकिन अब बड़े होते होते उसमें सुधार आ रहा है। वर्किंग है, मेरे से अच्छी सैलरी है, जॉब करता है, अच्छा पोजीशन पे है। और आपके जो वीडियो गेम होते हैं, कैंडी क्रश और बहुत सारे गेम्स होते हैं प्ले स्टोर पे जो मुझे पसंद नहीं है, खेलना भी नहीं आता मुझे, तो वो गेम खेल खेल के अंग्रेजी उसकी थोड़ी सुधर गई है। तो एक अच्छे रेपुटेड पोस्ट वाला बंदा जो जॉब करता है, नाइट जॉब, और सुबह शाम 4 बजे, कभी नाइट होता है कभी डे शिफ्ट होता है, ऐसे करते करते वो एक गली से आ रहा होता है और हमारे पड़ोस में ही एक मैदान टाइप का जहाँ पे सारी गाड़ियाँ पार्क होती है। तो हुआ क्या कि लगातार यहाँ पे मकान बन रहा है, समरसीबल पंप, ज़मीन वाले जो पाइप होते हैं पानी ज़मीन निकालने वाले वो खुद रहे हैं। तो एक रास्ता ब्लॉक हो जाता है, उस रास्ते को ब्लॉक होने की वजह से वहाँ से बाइक गुजर नहीं सकती। तो उस मकान का मालिक जो प्रॉपर्टी वाला होता है वो कहता है कि भैया आप उस अतिरिक्त वैकल्पिक रास्ते का चुनाव कर ले जहाँ से अक्सर गाड़ियाँ खड़ी होती है, पार्क होती हैं, किराएदार भी वहाँ पर रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो रास्ता कोई नया था हमारे लिए, हम लोग वहाँ से आते जाते रहते थे। लेकिन फिर भी उस प्रॉपर्टी के मालिक के पोते बच्चे जो हमारे सामने पैदा होते हैं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने भाई को, जो अपनी मम्मी, मौसी, चाची, काकी, दादी, नानी गुगू मैना करके कुछ खिलाती थी, गोद में भर करके उसको ऊपर नीचे करना, मैंने अपने छोटे भाई को खिलाया है। उसे गोद में उठा करके उसको मैंने यहाँ वहाँ घुमाया है। तो उससे भी 3.5-4 साल छोटे बच्चे जिम वाला पाउडर खा करके और छोटे भाई को मेरे मारा। वो मारा भी ऐसे नहीं, पीठ पीछे, जिसे कहते हैं कायर और बुज़दिल वाले तरीके से मारा। तो वो गेट से अपनी बाइक को लेके जा ही रहा था और एक आदर्श प्रस्तुत करते हुए गेट को बंद कर ही रहा था। गेट बंद करने के लिए उसने बाइक रोकी तो पीछे से 2 लड़के आते हैं और ये का एक पीछे कान पे और एक ऐसा मारते हैं कि मुंह से खून निकल जाता है। मेरा एक्सटेंशन बोर्ड ख़राब हो गया था तो मुझे दुकान जाना था, पास में दुकान है। दुकान जाने के रास्ते में वो पड़ता है तो पता चलता है कि सानू जो मेरा छोटा भाई है बीच में खड़ा है और आसपास उसकी मम्मी, मौसी, चाची, काकी, कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन तकरीबन 15-20 लोग खड़े होते हैं। उस 15-20 में से मैं 5-10 को तो चिन्हित कर पाता हूँ कि जो कि उनके मूल परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि हमारा डेली का आना जाना होता है वहाँ से। लेकिन बाकियों को मैं नहीं पहचान पाया कि वो भी उनके थे या फिर आसपास के ऐसी भीड़ इकट्ठा करने वाले जो अक्सर होता है लड़ाई झगड़ों में। मैं जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ भाई सागर क्या बात है। मुझे पता चल गया देखते ही दूर से कि कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है। जब जाता हूँ तो पता चलता है कि सानू को मारा गया है। मैंने सोचा कि कुछ गलती या बहस वहस की होगी, हो सकता है पुरानी रंजिश में भी हो सकता है, सबके नज़रों में रहता है। ये थोड़ा सा स्मार्टी टाइप का है, गाना वाना गिटार वगैरह बजाता है तो हो सकता है ऐसा हो। पहले भी हुआ था तो पहले भी मैं आया था बचाव करने। अब जाता हूँ तो पता चलता है कि बिना कारण ही उसको मारा गया। तो मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि चलो बीच बचाव कर दे। लेकिन जब देखता हूँ कि खून निकल रहा होता है होठों से तब थोड़ा गुस्सा आ जाता है, फिर उसको रोका नहीं जा सकता। तब मैं ये जानने के लिए जैसे ही थोड़ा सा उग्र हुआ कि कौन था वो माइकल लाल, कौन था वो लड़का, ये जानने के लिए जैसे ही आया तो वो बंदा क्या, वो बच्चा जो जिम पाउडर खा करके दिखावटी बॉडी बना करके बड़ा हुआ था, फटाक से आगे आता है। उसके फैमिली वाले उसे रोकते हैं और मुझे उसके फैमिली वाले ग्रुप बना करके, जैसे तबले को बजाया जाता है वैसे मुझे बजा दिया जाता है, मारा जाता है। तो सिर पे टोपी पहनने की वजह से जो है उस समय पता नहीं चला, लेकिन 4 दिन बाद थोड़ा दर्द हुआ है सिर पे। खून मेरा तो नहीं निकला, नहीं तो खून निकल जाता तो काफ़ी लंबी केस हो जाती और काफ़ी लंबा केस हो ही जाता, बन ही जाता। लेकिन एकाएक फिर मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, कुछ साक्ष्य अपने जुटाए, काफ़ी एक गांव और देसी भाषा में उनको जो है कोसा मैंने, क्योंकि जब मार पिटाई अब हो गई है और आपको बचने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए वो फैमिली, वो ग्रुप अपनी बहन और अपनी माँ को भेज देता है, तो फिर महिलाओं पे आक्रमण और हाथ उठाने वाली बात तो हम लोगों पे शोभा देती नहीं है। तो दोस्तों ये सारी घटना हुई उस दिन, और जैसा कि आपको मालूम था 9 जनवरी को मेरा जन्मदिन था, तो इस वजह से ये पूरा वाक़या जो भी कुछ हुआ 8 जनवरी को, उसके बाद पुलिस को बुलाना, पुलिस के साथ बदतमीजी की उन लोगों ने। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने गए, वहाँ पे उन्होंने हाथ पैर जोड़े, माफ़ी मांगा, दुकान पे माफ़ी मांगा। तो मैंने स्टेटस डाला था कि माँ बाप के कृत्यों का, बच्चों के कृत्यों का फल माँ बाप भुगतते हैं और ढंग से परवरिश नहीं करते हैं, एटीट्यूड अहंकार में उनको पोषित करते हैं।
और फिर बाद में ऐसे दिन उनको देखने पड़ते हैं। माँ बाप कहते हैं कि हमें फांसी पर चढ़ा दो, पर बच्चे को वो ना मारना चाहते हैं, ना कुछ बोलना चाहते हैं, ना बुलाना चाहते हैं। देखिए, एक शोषित या फिर जिसके साथ भी गलत होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता है आपके ख़ानदान या आपके परिवार में किसी को नुकसान पहुंचा करके। वो तो बस यही चाहता है कि ऐसी घटना फिर दोबारा किसी के साथ ना हो। इस चीज़ का वो भरोसा चाहता है। इस भरोसे के नाते हमने उनके परिवार को बोला कि आप अपने बच्चों को बुला करके लिखित में लिखिए कि ऐसा वैसा हो। लेकिन पुलिस थाने में जाने के बाद जिस तरीके से मन्नतें की गई, हाथ पैर जोड़ने लग गए उनके बड़े परिवार के लोग और दादी अम्मा नानी सब, तो अपने आप में ख़राब लगता है कि भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है। और हमारे अंदर इतना सम्मान, इतनी मनुष्यता बाकी है कि हम बड़े छोटे का लिहाज कर सकें। लेकिन बड़ा अगर अपनी बड़प्पन खोता है तो फिर वहाँ पे बड़प्पन नहीं दिखाना चाहिए, वहाँ पे सम्मान की कोई बात नहीं होता, फिर उस दुष्ट के साथ वैसी दुष्टता ही करनी चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। खैर, सारांश में बात ये हुई कि जो मकान मालिक एक टाइम तक इतनी अकड़ रख रहे थे, इतना उल्टा सीधा हमें बोल रहे थे, या हमारे किराएदार के टैग के नाम के साथ माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे, वही आधे एक घंटे बाद हाथ जोड़ते, पैर पड़ते अपने घर में चाय कॉफ़ी नाश्ता करते हुए पाए गए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें नीचा दिखा रहे, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं क्रोध में आकर के उनको ये मालूम चल गया कि हमने बहुत बड़ी गलती की, और किराएदार अब चुप नहीं बैठने वाला है। देखिए, समय बदल गया है और वो व्यवस्था बदल गई है जहाँ पे पैसे के दम पे हम एक दूसरे को, पैसे वालों को सम्मान दिया करते थे। और आज भी कहीं ना कहीं ये संकुचित भावना है कि मेरा मकान है तो तुम मुझे सम्मान दो, मुझे मान दो, मेरी कदर करो, मुझे सलाम ठोको, मुझे राम राम बोलो। अगर आप किसी के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार करेंगे तो आपको भी मनुष्य जैसा व्यवहार करने को मिलेगा। अगर आप किसी को बार बार नीचा और किराएदार बोल के टैग करा लेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ का किराएदार कहीं ना किसी मकान का मालिक है। और जरूरी नहीं कि सारे किराएदार ही रहेंगे। आज नोएडा की जो ये हालत है, और काफ़ी क्षेत्र में, काफ़ी शहरों में बड़ी समस्याएं हैं। ये एक छोटी सी बात है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि किराएदार इसलिए किराए के मकान में रहता है कि वो अपने चार सपने, अपने बच्चे, बीवी, अपने खानदान, अपने बुजुर्ग, अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ अच्छा कर सके, सेविंग कर सके और फिर अपना मकान या फ्लैट खरीद सके। किराएदार बनना उसकी मात्र एक मजबूरी है, उसका कोई शौक़ नहीं है। नहीं तो आप सभी को मालूम है कि ये जो ज़मीन प्रॉपर्टी है कहीं ना कहीं पुश्तैनी है, पैतृक संपत्ति है और खुद से कमाया गया नहीं है लोगों का, जो आज मकान मालिक बन के घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। आश्चर्य इस बात पर होता है कि किराएदार अपने आप को क्यों इतना छोटा समझ लेता है और मकान मालिक अपने आप को क्यों सबका बाप समझ बैठता है। ये भूल क्यों रहता है? वही शरीर है, वही आँखें हैं, वही हाथ है, वही पैर है और सबको राख बनना है। और मैं यही समझ में नहीं आता मुझे कि कहाँ इनकी बुद्धि चली जाती है। पुलिस बनाते ही ऐसे भागते जैसे कोई गीदड़ भागता है। खैर, लास्ट में तो ये हुआ कि सारी चीज़ें रजामंदी से सुलझ गई और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि हमें मारा गया या छोटे भाई को मारा गया, इसीलिए क्योंकि बाद में जो रिज़ल्ट निकला, सॉल्यूशन निकला और जो समाज में एक मैसेज गया, जो लोग डरा करते थे मकान मालिक पे केस करने से या गलत के प्रति विरोध, अन्याय के प्रति आवाज़ उठाने से, उनका कहीं ना कहीं डर और भ्रम दूर हुआ। क्यों? क्योंकि पुलिस के आने के बाद जब सारी चीज़ें मैटर सॉल्व हो गया, तब सारे के सारे वहाँ के जितने भी किराएदार इकट्ठा हो गए थे, जो उस समय जब घटना घट रही थी उस समय जिन्होंने कुछ नहीं बोला, जाने के बाद शाबाशी का वो कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं डर, ये समाज में एक जगह रहना है तो नज़रें ना मिला पाना या फिर कभी कमी या ज़रूरत पड़ जाए, तो इसी वजह से उन्होंने वहाँ पे नहीं बोला। लेकिन उनके जाने के बाद पीठ पीछे मुझे समझ में आ गया कि सभी लोग इनके इस घमंड से, इनके इस व्यवहार से पीड़ित थे, परेशान थे। और उस पीड़ित और परेशान का सबक मेरे द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। किसी के बीच में लड़ाई में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी गलत या किसी के साथ भी गलत हो रहा है तो मेरी आदत है कि मैं अपनी नाक वहाँ ज़रूर घुसाता हूँ। मैं रोक नहीं पाता अपने आप को, कोई दैवी शक्ति या कोई अंदर का भूत आ जाता है उस चीज़ को मैटर सुलझाने के लिए। अगर वो व्यक्ति सही हो तो मैं उसका साथ जरूर दूंगा। यहाँ पे ऐसा ही था, गलती नहीं थी छोटे भाई की, तो गलत हम कैसे झुक सकते, कैसे दब सकते थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द स्टोरी सब कुछ यही निकल के आता है कि जो तानाशाही रवैया है, जो अहंकार है, एटीट्यूड है लोगों में, और साथ का उन लोगों में जो अपने पद, पोस्ट, जमीन, प्रॉपर्टी, नेतागिरी, जो कुछ भी है, जो उन्हें लगता है कि भाई ये तो सिर्फ हमारे पास ही है और किसी के पास हो नहीं सकता, ये चीज़ें गलत है। इस वीडियो का सारांश कहें या मैसेज कहें या शिक्षा कहें, वो दोस्तों यही निकलती है। मेरे दोस्तों ने भी इसके लिए बहुत धन्यवाद बोला कि भाई तेरे में इतनी हिम्मत थी,
लेकिन मुझे लगता है कि जब कभी आपके साथ गलत हो रहा हो ना और आपकी गलती नहीं हो, तो आप में प्रतिशोध लेने की भावना प्राकृतिक रूप से जन्म ले लेती है। उसको कोई सिखाने की या बताने की या परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा ही है जैसा कि एक डायलॉग था कि माँ की इज्जत लुट रही हो और आप पूछोगे पुलिस के पास जाओगे, तो ये गलत है। अगर कुछ कानून का दुरुपयोग हो रहा हो या विरोध हो रहा हो या फिर कुछ ऐसा अनैतिक गलत हो रहा हो जो सही नहीं है समाज में, तो उसका विरोध और उसका जो है प्रतिकार, उसका पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए। और हो सके तो कानून का भी सहारा लेना चाहिए, जैसे मैंने लिया। साक्ष्य थे मेरे पास, वीडियो बना ली थी मैंने उन दुष्टों की, लेकिन बाद में वो दुष्ट न्यूट्रल होकर मनुष्य रूप ले लिए। और ये भी समझ में आता है कि दुष्टता जो है कोई हमेशा नहीं रहती है। कभी वो मनुष्य बन जाते हैं, कभी देव बन जाते हैं, तो कभी वो फिर से दुष्ट बन जाते हैं। खैर, हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना ही किसी से दुश्मनी की भावना हमने रखते हैं मन में। जो भी होता है मुंह पे बोलते हैं और सारी चीज़ें मुंह पे ही करते हैं, ऑन द स्पॉट आपके सामने। पीठ पीछे किसी से बैर लेने की या करने की या वो आदत ही नहीं ना, मंशा है। ये वीडियो जो भी किराएदार देख रहे हैं उनसे एक अनुरोध है, आप अपनी वैल्यू बनाइए, रिस्पेक्ट बनाइए और किसी के आगे फालतू में दबने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत है उतना दबें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मान स्वाभिमान सम्मान को कुचल दें। यहाँ पे अगर हम शायद दब जाते, गालियाँ सुन लेते, गालियाँ तो चलो नहीं चली थी लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत दी जा रही थी किराएदार के टैग के नाम पर, तो उन किराएदारों के नाम को लेकर के, उन किराएदारों की जाति समूह को लेकर के मैं लड़ा था, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे बाद और भी लोगों के साथ हो सकता था। और ऐसी घटना, इस विरोध, इस पुलिस केस करने के बाद कहीं ना कहीं किराएदारों को एक मैसेज दिया गया होगा कि भाई सारांश सागर भाई ने जो है केस किया था, हम भी कर सकते हैं, गलती हमारी नहीं है, हम पीछे नहीं हटने वाले, हम दबेंगे नहीं। पहले दोस्तों बात कुछ और थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यहाँ पे एसपी के लोग थे। और जैसा कि पहले भी कहा था कि हमारे समाज में बहुत से लोग हैं जो वोटर आई कार्ड बना लेते हैं सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से। उन्हें पॉलिटिक्स, राजनीति से कोई मतलब नहीं है कि कौन सा कैंडिडेट क्या कर रहा है क्या नहीं। हमारे यहाँ भी डॉक्टर महेश शर्मा है, काम हो रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे यहाँ के नागरिक इतने शैक्षिक और योग्य नहीं है जो उनसे कोऑर्डिनेट कर सके या अपने समाज की विसंगतियों या दुष्प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा कर सके। हर चौराहे पे आपको नेताओं के शुभकामनाओं वाले मैसेज या पोस्टर दिख जाएंगे, जिसकी सरकार खासकर भाजपा की अभी चल रही है, पहले कांग्रेस की चलती थी, अभी देख रहा हूँ मैं प्रियंका गांधी की चल रही है। नोएडा अथॉरिटी जो एक तरफ ट्यूशन बोर्ड को लेकर के बातें बताती है कि भाई ये नोएडा को गंदा करिए, स्वच्छता अभियान के लिए ये खतरा है, 55,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, वहीं भाजपा महेश शर्मा, पंकज सिंह और तमाम छोटे मोटे भाजपा के मंत्रीगण ऐसे पोस्टर लगा के उनको शुभकामनाएं देते हैं। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि उनका फ़ोन नंबर है, उनका टेलीफोन नंबर है, उनका ईमेल है, फेसबुक आईडी है, जीमेल, इंस्टा। आजकल नेता हर किसी तरीके से अपनी ब्रांडिंग कर रही है, तो सड़कों पे ये पोस्टर लगा करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्यों पैसे वेस्ट करते हैं? एक बोर्ड का साइज़ 800 रुपये होता है, उन 800 रुपये की सेविंग कर लो या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान कर दो या फिर स्कूल में दान कर दो। उस दान का बखान आप जरूर कर दो कि मैंने यहाँ पे दान कर दिया है, मैंने इस पीड़िता को, इस पीड़ित को मदद कर दी, उसका बखान आप करो। लेकिन जो पहले से संपन्न वर्ग का व्यक्ति है, जो नेता है, उसको आप चौराहे पे लटका करके माननीय मंत्री जी को, जो बेचारा कुत्ते की पॉटी और कबूतर की, कौवे की पॉटी से पीड़ित होता है, बारिश के पानी और हवा, धूल मिट्टी से मुंह पे गिरते हैं, कभी कभी फट भी जाता है चेहरा, तो वहाँ पे लटका करके आप कैसी शुभकामनाएं देते हैं? ये थोड़ा समझ से परे है। ये सिर्फ नोएडा की घटना नहीं है, ये पूरे देश में ऐसा चलता है। चाटुकारिता की एक छोटी सी एक उदाहरण इसे कह सकते हैं। कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं कि चलो भाई हमें मंत्री जी के साथ रहने का मौका मिलेगा, कोई पद मिल जाए, कोई ये मिल जाए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो आम नागरिक है भारत के, देश में 1947 के बाद काफ़ी ऐसे नेता हुए होंगे, छोटे मोटे नेता, जो ऐसी हरकतें करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी भी एक क्षेत्र के नेता का क्षेत्रवासी के दूसरी तीसरी पीढ़ी को नाम भी याद होगा। मुझे भी नहीं याद है कि मेरा पहला पार्षद कौन था, अभी का भी नहीं पता मुझे। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि उसका व्यक्तित्व ही ऐसा नहीं कि लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करते। वो लाख पर्सनल ब्रांडिंग कर ले, प्रमोशन कर ले, ऑफलाइन, ऑनलाइन, डिजिटल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, गूगल, लेकिन लोग तभी याद रखेंगे जब आपने लोकहित में कार्य किए हो। तो किराएदारों के साथ साथ मैं उन नागरिकों को भी एक बात का वो कहना चाहूँगा कि जो भी लोग पार्टी भक्ति, अंधे पार्टी भक्ति में चले जाते हैं,
वरिष्ठ और जितने भी अच्छे मंत्री होते हैं जो उच्च पोस्ट पे जाते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसी योग्यता होती है जो इतने सारे लोगों में से उनको खुद को अलग बनाती है। ऐसी शैक्षिक योग्यता होती है उनकी, हम उनको इतनी गलत नहीं कह सकते। और मनुष्य का एक आदत है कि वो हर किसी में गलतियां देखता है, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो पंकज सिंह हो, कोई भी हो। लेकिन हमें अच्छाइयाँ भी देखनी चाहिए कि व्यक्ति ने अच्छाइयाँ क्या अपनाई जो इतने बड़े पद पे पहुंच गया। सिर्फ चाटुकारिता के कारण कोई भी इतने बड़े पद पे नहीं पहुंच सकता, उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, कुछ ऐसा नेचर होगा, व्यवहार होगा जिसकी वजह से वहाँ तक पहुँचा। लेकिन ये भी जानना चाहिए कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो चाटुकारिता करते करते कभी ऊपर नहीं पहुँच सके, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बाहुबल पे विश्वास नहीं किया, अपने कर्म पे विश्वास नहीं किया, सिर्फ दूसरों के पीछे चाटने में वो लग रहे। तो ये वीडियो दोस्तों थोड़ा सा पॉलिटिक्स हो गई है, पॉलिटिकल हो गई, क्योंकि मेरा गुस्सा जो है किराएदारों के प्रति हो रहे अन्याय के साथ साथ शहर में बस रहे जितने भी लोग हैं जो बेचारे ट्यूशन खोलते हैं। मेरा एक मित्र है जिन्होंने नोएडा में ट्यूशन खोल रखा है, और उस बेचारे के ऊपर 55,000 रुपये का जुर्माना ट्यूशन बोर्ड आपने जो है सरकारी खंभों पे क्यों लगाया। वो सरकारी खंभे नोएडा अथॉरिटी के बाप का भी नहीं है, वो हम सभी का है, हम सब उसमें कर देते हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि जितने भी पोस्टर बाहर में आज्ञा अनुसार लगाए जाते हैं या अनुमति दिए जाते हैं, आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि वो पोस्टर जो है आपकी अनुमति से, प्रावधान से पास हुआ है और वहाँ पे लगा है। इस चीज़ की पारदर्शिता होनी चाहिए थी, और ये चीज़ की पारदर्शिता शायद नहीं है, और अगर है भी तो उसको खुल के प्रस्तुत करने की ज़रूरत है। हमारी और मेरी ये बात किसी सरकार या नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ नहीं है, ये एक पक्ष वाली बात है जो कि मैं जन पक्ष करना चाह रहा हूँ, पारदर्शिता करना चाह रहा हूँ, जो किसी के साथ पक्षपात ना हो। अगर जुर्माना लगाना ही है तो उन बेचारे ट्यूशन वालों पे क्यों लगाते हो जो रोजी रोटी कमाते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं और शिक्षक का काम कर रहे हैं। आज के टाइम पे क्वालिटी टाइप शिक्षण मिलते नहीं है, अब टीचर पढ़ाने वालों की एकदम कमी हो गई, तंगी हो गई शहरों में भी, और सारा कुछ एक कॉमर्शलाइजेशन, एक बिजनेस शेड्यूल में अब चेंज होते जा रहा है। पहले पढ़ाई होती थी 500-800 रुपये जो है महीने की फ़ीस होती थी, आज शहरों में एक घंटे की फ़ीस 500-800 हो गई है, सिर्फ इन्हीं दुष्टों के कारण। अगर ये उन चीज़ों में थोड़ा सा अपना योगदान देते, इनको बढ़ावा देते, तो शायद आज शिक्षा की व्यवस्था भी अच्छी होती। लेकिन नहीं, इन लोगों को उन मजबूर लोगों से पैसे लूटने हैं जो बेचारे 20-30-40 हज़ार रुपये महीने की इनकम करते हैं। और जो भाजपा के मंत्री लोग चाटुकारिता मात्र के लिए, जिनका जन्मदिन एक दिन होता है, एक दिन अवतरण दिवस होता है, उसके बाद महीनों महीनों तक वो पोस्टर चौराहे खंभों में लगा रहता है, जो अपने आप में मूर्खता वाली बात है। मेरा उन सभी नेताओं से, सभी बड़े अफसर अधिकारियों से एक निवेदन है कि इस तरह का कि घृणित तरीके वाले जो उदाहरण पेश किए जाते हैं कि जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, इन द राइट साइड ऑफ नोएडा स्टेडियम, खंभों के पास ट्रैफिक लाइट के नीचे वाली बत्ती पे आपका मैंने बोर्ड टांग दिया, ये गलत है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। अगर आपको बधाइयाँ ही देनी है तो आप उनको फेसबुक, सोशल मीडिया मिलकर करिए, इस तरीके से नहीं। वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ दोस्तों। आशा है आपको पसंद आई होगी मेरी बात, और ये सारी बातें कोई स्क्रिप्टेड नहीं। आशा है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। जो कुछ भी अनुभव किया, जो कुछ भी हुआ, वो सारी बात मैंने यहाँ पे रखी। थोड़ा गुस्सा भी था समाज में हो रहे अत्याचार या गलत चीज़ों के प्रति। हमारी आदत होती है कि हम जो है ये सारी बातें शेयर नहीं करती, लेकिन मैंने पहल करी है, कोशिश करी है आप भी अपने समाज, अपने क्षेत्र की विसंगतियों, परेशानियों को जिक्र करने की, ताकि सरकार पे, अधिकारों पे एक दबाव पड़े। और ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने आसपास के क्षेत्र में हो रहे गलत चीज़ों का विरोध करें, उसको परिष्कृत करें, उसको सुधारें, उसको संवारें। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं विराम लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।